हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पार्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने साइनसाइटिस की बात की थी। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ नई बीमारी के साथ, जिसका नाम है एस्थमा। तो एस्थमा, जैसे हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है जो हमारी पॉपुलेशन का, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो एडल्ट है, मेल है, फीमेल है, सभी को इसने अफेक्ट किया हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये लोगों को आती है वो ये सोचते हैं कि हमारे पास अस्थमा का कोई वे आउट नहीं है, हमें थ्रू आउट लाइफ पंप लेना पड़ेगा, या जो है स्टेरॉयड जो भी वो ले रहे हैं उस पर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं कि अस्थमा क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका कोई परमानेंट वे आउट है, होम्योपैथी के अंदर इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई ये जानना चाहता है कि उसको अस्थमा है या नहीं है, तो ये ध्यान रखें कि 3 सिम्पटम्स अस्थमा का जो कोर है वो बनाते हैं, जो कहें कि हम अस्थमा को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है चेस्ट के अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, जकड़न होना, सांस लेने में तकलीफ होना। और उसके साथ साथ आपको सेकंड चीज़ जो है कफ मिलेगी। कफ मिल रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, और तीसरी चीज़ साथ में चेस्ट के अंदर आवाज़ आना, वीजिंग साउंड जिसको हम बोलते हैं। जब वो ब्रीथ करेगा चेस्ट के अंदर से वीजिंग साउंड आएगी, एक उस पर्टिकुलर टाइप की साउंड है जो आप अगर कोई भी पेशेंट अस्थमा से सफ़र कर रहा है वो उसको आसानी से पहचान सकता है। सेकंड चीज़ जो हम बात करें कि अस्थमा, अब ये जो रिएक्शन आ रहा है, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं अस्थमा के अंदर, क्यों आ रहे हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर एंड सेकंड इज एनवायरमेंटल फैक्टर। आपने देखा हो बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो 10 साल के, 5 साल के, 4 साल के, इवन जब वो पैदा होते हैं तभी से उनको पेरेंट्स बताते हैं कि इनको अस्थमा के अटैक्स आ रहे थे। तो वहाँ पर जो मेजर कारण है वहाँ पर वो रहता है जेनेटिक फैक्टर। आप पता करेंगे उनके पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, वो बोलेंगे हाँ हमें भी एस्थमेटिक अटैक्स आते थे और अब हमारे बच्चे को आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर आता है वो आता है जेनेटिक फैक्टर। लेकिन वहीं पर एक सेकंड प्रपोर्शन है जो ग्रुप हमारे पॉपुलेशन का, वो बोलता है कि मुझे बचपन में कोई अटैक नहीं था, मुझे एडल्टहुड में कोई अटैक नहीं था, बट लेटर ऑन इन लाइफ मुझे एस्थमेटिक अटैक्स आने लगे। वहाँ पर जो मेजर कारण रहते हैं वो रहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो बहुत से जो ग्रुप है उनको ये देखा जाता है कि उनको थ्रू आउट बचपन या उनको एडल्टहुड में कोई बैक्टीरिया वायरसेस के कोई कांटेक्ट में नहीं आए। उस कांटेक्ट में ना आने के कारण किसी ना किसी कारण से उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ऑल्टर हो गया है। जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, बढ़ा हुआ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। यही रिस्पॉन्स अगर नोज तक सीमित रहता है तो उससे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है ये स्किन तक सीमित रहे, जिसे हम डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। बट जब ये चेस्ट के अंदर चला जाता है तो वो एस्थमा क्रिएट कर देता है। अगर हम बात करें कि इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है एनवायरनमेंट में ऐसे जो इसको ट्रिगर करते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, वैसे तो आप इनको गिन भी नहीं सकते, इतने कारण हैं, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स जो कॉमन है मैं उनके नाम बताना चाहूँगा आपको। वो है पोलन, जैसे कि आपने देखा हो कि जो कटाई का सीज़न होता है जिसको हम बोलते हैं, फसल कटाई होती है, उस टाइम पे बहुत लोगों को अस्थमा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे पोलन्स बढ़ गए हैं या आपकी एयर में डस्ट बढ़ गई है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, उससे बहुत लोगों को दिक्कत आती है। सेकंड चीज़, कुछ लोगों को कॉकरोचेज़ वगैरह अगर जैसे घर में है, या आप देखेंगे कारपेट्स होते हैं, उन कारपेट से भी एलर्जिक हो सकते हैं, आपको अस्थमेटिक अटैक्स आ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कारण तो आपको हटाना ही पड़ेगा कि आपका किसी भी चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है, आपको वो एलर्जन को अपने एनवायरनमेंट से रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रिकवरी के बारे में नहीं सोच सकते। थर्ड चीज़ जो है कि कुछ मेडिकेशंस भी ऐसे होते हैं जिनसे एस्थमेटिक अटैक्स ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे कि एस्पिरिन। एस्पिरिन जनरली पेन को रिड्यूस करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक नेसैड है ये आपका, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगह पे हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन, जैसे पेरिकार्डाइटिस, रूमेटिक फीवर, इन बीमारियों में भी उसका यूज़ किया जाता है। तो इससे भी कई बार जो है आपका एस्थमेटिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं जो बीपी कम करने के लिए काम आती हैं, बहुत रेयर केसेस में उससे भी हमें देखने को मिला है। बट जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ये जो कॉम्बिनेशन है ये अस्थमा का मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर है। तो अब इसमें जनरली आपको डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं? डॉक्टर्स बोलते हैं कि सबसे पहले आप ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एक्चुअली जब आपके ये जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स मैंने आपको बताया, जब आप इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। इम्यून रिस्पॉन्स यानी हमारी बॉडी इन एलर्जेंस को बॉडी से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। बट प्रॉब्लम यही आ रही है कि बॉडी का जो रिएक्शन है वो बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहा है, बहुत एग्जैजरेटेड आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि जब बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बढ़कर आ रहा है,
उससे जो आपकी लंग्स है, लंग्स का जो आपका रास्ता है, जो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स हैं आपके, वो जो रास्ता है, उस रास्ते में एयर जो पाथवे है, वहाँ पे जो आपके रास्ते के अंदर म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। म्यूकस इकट्ठा होने से वो रास्ता नैरो हो जाता है। और सेकंड चीज़, जो आपके मसल्स होते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण स्पाज़म आने के कारण भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि आपका एक नैरो पाथवे है जिसके अंदर से एयर ने पैसेज लेना है। अब वो अगर आपका म्यूकस और मसल के स्पाज़म के कारण ब्लॉक हो गया है, तो वहाँ पे आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। एंड कफ एक उसी चीज़ का रिस्पॉन्स है जिसमें म्यूकस को बाहर थ्रो करने की कोशिश कर रही है बॉडी। तो वो एक नॉर्मल जो आपके सिम्टम्स हैं डेवलप होने बनते हैं वहाँ पर, और इन सिम्टम्स के डेवलप होने पर आपको लगता है कि अब हमें अस्थमा हो गया है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं कि जो आपके मसल्स के अंदर जो स्पाज़म आया है उसको रिलैक्स कर देते हैं। जैसे ही वो रिलैक्स होता है, वो पाथवे थोड़ा सा ओपन अप हो जाता है एंड आपको ब्रीदिंग करने में बेटर लगता है कि यस आई फील बेटर नाउ। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या पंप्स, ब्रोंकोडायलेटर्स परमानेंट सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। आपने देखा हो, एक अस्थमैटिक अटैक आपको आया, आपने पफ लिया, नेक्स्ट डे आपको अगेन अस्थमैटिक अटैक आया, आपने अगेन पफ लिया। अगर आप यही कंटिन्यू करेंगे, आप सालों साल तक पफ लेते रहेंगे, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं आपको मिलेगा। तो ये जनरली माइल्ड केसेस में जो है ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड चीज़ जो है, अगर आपको अटैक सिवियर होते जा रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं डॉक्टर, कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करें, जिससे बॉडी का जो इन्फ्लामेशन है, यानी जो रिएक्शन है टू एलर्जन, जिससे आपको एलर्जी है, वो कम हो जाएगा। उसके कम होते ही आपको लगेगा कि अब मुझे बेटर फील हो रहा है। बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अगेन अदर बॉडी पे जो है हार्मफुल इफेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप उसको भी लॉन्ग टर्म तो नहीं कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड चीज़ जो है, आपको वहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सिवियर अस्थमा अगर आपको है तो ऑक्सीजन थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर हम बात करें कि परमानेंट सॉल्यूशन, तो ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो आपको क्लेम करे कि अस्थमा का परमानेंट सॉल्यूशन है कि हाँ ये पूरी तरह चला जाएगा। बट होम्योपैथी में डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन है, इसका वे आउट है, बट गिवन कि आपको एक इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी मिल रही है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि होम्योपैथी का जो मेन कोर है, मेन जिस्ट है, मेन जो तरीका है वो यही है कि एक इंडिविजुअल को जाने, उसके सिम्टम्स को समझें, उसके बाद उसके ऊपर जो है मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप कोई भी ड्रग है कि हाँ अस्थमा में ये यूज़ होता है, और आप पूरे 100 लोग हैं तो 100 लोग को वही दवा दे देंगे, तो वो असर नहीं करेगा। आपको एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो फिर भी लेकिन मैं आपको कुछ मेडिसिन जो आप देखेंगे कॉमनली यूज़ हो जाती हैं और उनसे रिकवरी मिल जाती है। अगेन मैं इनमें से कोई भी रेमेडी आपको प्रिस्क्रिप्शन लेने के पर्पज़ से नहीं बता रहा हूँ, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। जैसे कि आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है। अगर आपको मिडनाइट एग्रावेशन है, मिडनाइट में जाकर आपको अस्थमैटिक अटैक आता है, आप बहुत एंग्शियस फील करते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, वहाँ पे आपको आर्सेनिक एल्बम फ़ायदा दे सकता है। बट फिर भी सिम्टम्स आपको एक बार चेक करने पड़ेंगे। सेकंड जो रेमेडी है वो है नाट्रम सल्फ। आपने देखा हो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिड डैम्प वेदर, जो बारिश है उस मौसम के अंदर जाकर जो है एस्थमेटिक अटैक्स एग्रेवेट हो जाते हैं, वहाँ पर नाट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। का इसी तरीके से काली काब एक रेमेडी है। अगर आपको 2 to 3 AM जो है दिन में आपको एग्रावेशन हो रहा है रात के टाइम पे, तो आप वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। बट ये सभी मेडिसिन तभी काम करेंगे अगर आपको इंडिविजुअलाइज्ड सिम्टम्स के ऊपर दवाई दी गई है। अगर आप रैंडमली कोई ड्रग लेंगे तो आपको वो काम नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों को कभी भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखना है तो आप हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट ही लें। सो ये आज की हमारी वीडियो थी अस्थमा के ऊपर, और इसमें हमने होम्योपैथिक सॉल्यूशंस की बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।